बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 21 दिसंबर है, दिन है मंगल का और साल 2021। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई 27 रोज़ के वक्फे के बाद एवन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से मुल्ज़मान को सुनाई गई सज़ाओं के ख़िलाफ़ मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों पर अहम समाअत होने जा रही है। अहम समाअत नाज़रीन इस हवाले से कि इन अपीलों पर 17 नवंबर को जो आखिरी भरपूर समाअत हुई थी, उस रोज़ अदालत की जानिब से नैब के वकला से मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो नैब रेफरेंस बनाया गया, इस रेफरेंस से मुतल्लिक 10 सवालात नैब के वकला से पूछे गए। लेकिन जज साहबान के उन सवालों का जवाब देने की बजाय नैब के वकला की जानिब से अदालत से मोहलत मांगते हुए, अदालत से वक्त मांगते हुए ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि हमें वक्त दिया जाए। आइंदा समाअत पर जो सवालात अदालत ने आज हमसे पूछे हैं, उन सवालों को नोट कर लिया गया है। आइंदा समाअत पर ना सिर्फ अदालती सवालात का जवाब दिया जाएगा, बल्कि जिन दस्तावेज़ात से मुतल्लिक, जिन शवाहिद से मुतल्लिक अदालत ने सवालात उठाए हैं, वो असली दस्तावेज़ात भी अदालत के सामने पेश की जाएंगी। तो ये जो 10 सवालात अदालत ने पूछे मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दायर किए गए एवन फील्ड रेफरेंस से मुतल्लिक इन 10 सवालों का जवाब आप आज नैब के वकला ने अदालत में देना है। जवाब क्या होगा, ये तो आज की अदालती कार्रवाई के बाद जो भी तफसीलात होंगी वो आप नाज़रीन के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई को समझने से पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि 17 नवंबर को वो कौन से 10 सवालात थे जो जज साहबान की जानिब से नैब के वकला से पूछे गए थे। आखिरी समाअत पर जो 10 सवालात पूछे गए, उनकी तफसीलात बताने से पहले जब इरफान कादिर साहब ने कुछ एतराज़ात जो है वो अदालत के सामने रखे, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इरफान कादिर से ये कहा कि अगर आप आज दलाइल नहीं देना चाहते तो हम नैब के वकला कमरा अदालत में मौजूद हैं, उन्हें मौका दे देते हैं। सबसे पहले नैब के वकला अपने दलाइल को मुकम्मल कर लें, जो इल्ज़ामात आपके क्लाइंट्स पर लगाए गए हैं, नैब उन इल्ज़ामात को साबित कर लें। फिर आप जो भी दलाइल देना चाहते हैं, आपको मुकम्मल तौर पे भरपूर दलाइल देने की मुकम्मल तौर पर इजाज़त होगी। तो इसके बाद नैब के वकला को जो है वो अदालत की जानिब से कहा गया कि आपका मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ क्या केस है, उस केस को अदालत में इस्टेब्लिश किया जाए। अदालत की जानिब से इजाज़त देने पर नैब के वकला की जानिब से मरियम नवाज़, नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ 5 नुकात जो है वो फौरी तौर पर अदालत के सामने रखे गए। पहला नुक्ता नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नैब का ये था कि नवाज शरीफ ने लंदन के ये फ्लैट ख़रीदे और नवाज शरीफ लंदन फ्लैट के असल मालिक हैं। दूसरा नुक्ता नैब के वकला की जानिब से ये उठाया गया कि ये जो 4 फ्लैट्स हैं, ये ऑफशोर कंपनियां नीलसन और नेस्कोल के ज़रिए ख़रीदे गए। तीसरा नुक्ता नैब का ये था कि मरियम नवाज़ जो है इन लंदन फ्लैट्स की बेनिफिशियल ऑनर्स हैं। और चौथा नुक्ता नैब का ये था कि इन लंदन फ्लैट की मलकियत को छुपाने के लिए बेटी मरियम नवाज़ ने अपने वालिद नवाज शरीफ की मदद की। और पांचवा नुक्ता कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ नैब की जानिब से ये कहा गया कि 2006 में जो ट्रस्ट डीड लिखी गई, जो दस्तखत की गई, जिस पर कैलबरी फॉन्ट इस्तेमाल हुआ, ये ट्रस्ट डीड जाली थी और जाली ट्रस्ट डीड पर दस्तखत करने पर कैप्टन सफदर को भी मुल्ज़म के तौर पे, मुजरम के तौर पर इस रेफरेंस में शामिल किया गया। और फिर नैब के वकला ने आखिरी बात ये कही कि ये जो तमाम बातें हैं, ये तमाम बातें, ये तमाम हकायक पब्लिक नॉलेज में हैं, पब्लिक परसेप्शन में है। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से नैब के वकला से ये कहा गया कि ये फौजदारी मुकदमा है, जो इल्ज़ामात आपने लगाए हैं, आपने वो जो इल्ज़ामात हैं उन्हें दस्तावेज़ात के साथ, शवाहिद के साथ अदालत में साबित करना है। इसके बाद वो 10 सवालात जिनका आज नैब के वकला ने जवाब देना है, वो 10 सवाल अदालत की जानिब से नैब के वकला से पूछे गए। वो 10 सवाल मैं रिमाइंड करवाने से पहले मैं 2 बातें आप नाज़रीन के साथ करना चाहूँगा। नाज़रीन, अमूमी तौर पर हमारी अदालतों में 2 तरह के केसेस जो है वो अक्सरियत में हम ज़ेर समाअत होते हैं, देखते हैं। एक वो केसेस होते हैं जिन्हें हम सिविल केसेस कहते हैं, जिसे उर्दू में दीवानी केसेस भी कहा जाता है। दूसरे क्रिमिनल केसेस होते हैं जिन्हें फौजदारी केसेस कहा जाता है। नैब के केसेस भी फौजदारी केसेस में आते हैं, कत्ल के केसेस भी फौजदारी केसेस में आते हैं,
और तौहीन अदालत के जो केसेस हैं उन्हें भी फौजदारी केसेस में शामिल किया जाता है। इन दोनों केसेस में नाज़रीन जो शवाहिद का मयार होता है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई दीवानी मुकदमा है, वो दीवानी मुकदमा किसी अदालत के किसी जज के सामने आ जाता है, तो उस दीवानी केस में जो शवाहिद के मयार होते हैं वो ये होते हैं कि दोनों साइड से जो शवाहिद पेश किए जाते हैं, यानी जो मुद्दई साइड है, जो दरख्वास्त गुजार है, उनके शवाहिद को देखा जाता है, शवाहिद की जो क्वांटिटी है उसका जो मयार है उसे देखा जाता है, और फिर जो दूसरी साइड के शवाहिद होते हैं उनका मयार और उनकी क्वांटिटी को देखा जाता है। और जिस साइड के शवाहिद मयारी होते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, दीवानी केसेस में अदालत की जानिब से उस फरीक के हक़ में फ़ैसला सुना दिया जाता है। लेकिन ये जो फौजदारी केसेस होते हैं, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, उसमें शवाहिद का मयार बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। शवाहिद का जो मयार है वो बहुत ज़्यादा हाई रखा गया है, और इस हवाले से ना सिर्फ कवानीन मौजूद हैं बल्कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी मौजूद हैं। फौजदारी केसेस में नाज़रीन ये होता है कि जो प्रोसिक्यूशन होती है उसे किसी भी शक व शुबा से बालातर जो एलिगेशन होते हैं, जो इल्ज़ामात होते हैं, जो मुल्ज़म का जुर्म होता है, किसी भी शक व शुबा से बालातर होकर उन इल्ज़ामात को, उस जुर्म को साबित करना होता है। लेकिन अगर किसी जगह पर जो पेश किए गए दस्तावेज़ात हैं, जो शवाहिद हैं, उस पर ज़रा सा भी डाउट पैदा हो जाता है या मुल्ज़म साइड की जानिब से डाउट क्रिएट कर दिया जाता है, तो इसका फ़ायदा अदालत की जानिब से जो पैरामीटर सेट किए गए हैं, जो फैसले दिए गए हैं, उसका फ़ायदा जो है वो मुल्ज़म साइड को दिया जाता है। ये सेटल नॉर्म्स हैं हमारे जो जुडिशल सिस्टम है फौजदारी केसेस के हवाले से। ये नॉर्म जो है, ये पैरामीटर्स जो है वो सेट हो चुके हैं। इस पर किसी का जो है वो इख्तलाफ नहीं है, किसी का एतराज़ नहीं है। तो अब आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं कि वो कौन से 10 सवालात हैं जो जज साहबान की जानिब से नैब के वकला से पूछे गए थे। पहला सवाल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से नैब के वकला से ये पूछा गया कि कोई वालिद अगर बेटी को जायदाद गिफ्ट करे तो क्या वो बेटी से पहले पूछेगा कि बेटी क्या तुम्हें मैं ये जायदाद गिफ्ट करूं? तो ये सवाल तो पूछा गया, लेकिन इस सवाल का जवाब नैब के वकला ने नहीं दिया, क्योंकि फौरी तौर पर जस्टिस आमिर फारूक ने दूसरा सवाल दाग दिया। दूसरा सवाल ये था कि ऑफशोर कंपनियों में जो मालिक होता है उसके नाम को छुपाया जाता है, असल मलकियत को छुपाया जाता है। आपने यानी नैब ने दस्तावेज़ात से मरियम नवाज के बेनिफिशियल मालिक होने को साबित करना है, क्योंकि यहाँ पर जो नवाज शरीफ की अपीलें हैं वो डिसमिस कर दी गई हैं, एक तरीके से गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई हैं। तो केस जो अदालत के सामने है वो मरियम नवाज और कैप्टन सफदर का है। तीसरा सवाल जो जस्टिस आमिर फारूक ने नैब के वकला से पूछा कि अगर मरकजी मुल्ज़म के खिलाफ शवाहिद नहीं होंगे तो जो बेनिफिशरी है, यानी इस केस में जो मरियम नवाज को बेनिफिशरी बनाया गया है, तो नैब उस बेनिफिशरी के खिलाफ मुकदमा कैसे साबित करेगा? और फिर जस्टिस आमिर फारूक ने इस बात को भी वाज़ेह किया कि मीडिया परसेप्शन क्या है, पब्लिक परसेप्शन क्या है। इस केस से मुतल्लिक नैब ने शवाहिद से अदालत को मुतमिन करना है, अदालत मीडिया या पब्लिक परसेप्शन पर नहीं जाएगी। इसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चौथा सवाल ये पूछा कि अगर मरकजी मुल्ज़म ने जायदाद की खरीदारी के ज़राए नहीं बताए तो बेटी पर मामलत का जुर्म कैसे नैब साबित करेगा? यानी अगर नवाज शरीफ की जानिब से जायदाद खरीदारी की मनी ट्रेल नहीं दी गई तो फिर बेटी पर आनत जुर्म का यानी फैसिलिटेटर का जो जुर्म है वो नैब किस तरह से लगा सकता है जब तक जो मनी ट्रेल है वो मरकजी मुल्ज़म की जानिब से नहीं दी जाती। फिर पांचवा सवाल ये पूछा गया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से कि अहम सवाल कंपनीज की मलकियत और ट्रस्ट डीड का है, नैब वो बताए। इस पर नैब के वकला ने कहा कि मरियम नवाज का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, 3 मुल्ज़मान ने मिलकर ऑफशोर कंपनियां बनाई। उन 3 मुल्ज़मान में ज़ाहिर सी बात है कि नवाज शरीफ का नैब नाम ले रहा था, मरियम नवाज का नाम ले रहा था, और कैप्टन सफदर की जानिब से की तरफ जो है वो मरियम अपना नैब की जानिब से इशारा किया गया। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने छठा सवाल ये पूछा, और सवाल के अंदर भी 3 सवाल थे कि मरियम नवाज ने एहतसाब अदालत में अपने दिफा में क्या जवाब दिया। यानी जब ट्रायल कोर्ट में एविडेंस रेफरेंस की जज मोहम्मद बशीर की अदालत में समाअत चल रही थी, तो ये जो आपने फर्द जुर्म मरियम नवाज पर लगाई थी कि वो लंदन फ्लैट की बेनिफिशियल ऑनर है, इस इल्ज़ाम पर मरियम नवाज ने कमरा अदालत में क्या दिफा लिया था। दूसरा सवाल इसी सवाल के अंदर यह पूछा गया कि अगर मालिक मरियम नवाज है तो फिर नवाज शरीफ का जुर्म क्या होगा, क्योंकि नैब तो ये कह रहा है कि मरियम नवाज बेनिफिशियल मालिक हैं, तो फिर नवाज शरीफ का जुर्म क्या होगा। तीसरा सवाल ये पूछा गया कि अगर वालिद ने फ्लैट बेटी को तोहफा दिए थे
تو مریم نواز کا آنت جرم کیسے بن سکتا ہے؟ اگر باپ پراپرٹی خریدتا ہے اور بیٹی کو گفٹ کر دیتا ہے تو یہ فیسلیٹیٹر کا یا سہولت کار کا جرم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر نیب کے وکلا نے یہ جواب دیا کہ مریم نواز نے ٹرائل کورٹ میں جو سیکشن 342 کا بیان ریکارڈ کروایا تھا اس میں مریم نواز نے کہا کہ وہ لندن فلیٹ کی ٹرسٹی ہیں، لیکن بینیفیشل مالک ہونا مریم نواز کی جانب سے تسلیم نہیں کیا گیا۔ لیکن موزیک فونسیکا کا جو خط نیب کے پاس موجود تھا، جو نیب کے پاس ابھی بھی تحویل میں موجود ہے، اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ مریم نواز دونوں کمپنیز کی بینیفیشل مالک ہیں۔ اس پر جسٹس عامر فاروق نے اگلا سوال نیب کے وکلا سے یہ پوچھا کہ اگر ایک کلائنٹ اور وکیل کے درمیان کی کورسپونڈنٹ ہوتی ہے اسے آپ شواہد کے طور پہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اور جو موزیک فونسیکا کے جس خط کا حوالہ دیا گیا نیب کی جانب سے وہ 2012 کا ہے، جبکہ ملزمان کے خلاف جو ٹرائل ہوا وہ 2018 میں ہوا۔ پرانے لیٹر پر نیب کس طرح سے انحصار کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ 6 سالوں میں جو ملکیت ہے فلیٹس کی یا بینیفیشل آنر ہونے کی یا کمپنیوں کی ملکیت وہ تبدیل ہوگی ہو، اور یہ جو لیٹر نیب کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے یہ ایک کورسپونڈنٹ ہے، یہ برٹش ورجن آئی لینڈ کا کوئی لیٹر نہیں جس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا جائے۔ 8واں سوال عدالت نے یہ پوچھا کہ ملزمان نیب کے ریمانڈ پر تھے، کیا ریمانڈ کے دوران نیب نے بیرر سرٹیفکیٹ کے حوالے سے ملزمان سے تفتیش کی؟ کیا آف شور کمپنیوں کے جو بیرر سرٹیفکیٹ تھے انہیں ملزمان سے برآمد کیا گیا، اسے مطلب ریکور کیا گیا؟ اس معاملے پر نیب نے کیا تحقیقات کی؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ 9واں سوال یہ پوچھا گیا کہ جسٹس عامر فاروق نے 9واں سوال یہ پوچھا کہ نیب کیسے ثابت کرے گا کہ شریف خاندان کا کوئی بندہ لندن فلیٹ کا بینیفیشری ہے؟ اور 10واں سوال یہ تھا جسٹس عامر فاروق کا کہ عمومی تاثر ہے کہ نیب کے مقدمات میں جو برڈن آف پروف ہوتا ہے وہ ملزمان پر ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فوجداری نیب مقدمات میں پہلے نیب کو اپنے جو الزامات ہیں انہیں دستاویزات سے ٹرائل کورٹ میں عدالت میں ثابت کرنا ہوتا ہے۔ جب تک نیب اپنا برڈن ڈسچارج نہیں کرے گا، الزامات کو دستاویزات سے ثابت نہیں کرے گا، تب تک جو ملزمان ہیں ان پر برڈن آف پروف جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ یعنی سب سے پہلے عدالت نے واضح کیا، جو میں نے آپ کو بات پہلے بتائی ہے سول کیسز کے حوالے سے، فوجداری کیسز کے حوالے سے، وہی بات جیسے عامر فاروق نے کی کہ ملزمان پر برڈن آف پروف تب آئے گا جب نیب اپنے الزامات کے حوالے سے جو برڈن ہے اسے ڈسچارج کرے گا اور دستاویزات دکھائے گا کہ جو مریم نواز پہ الزام لگایا ہے اس الزام کو نیب کون سے دستاویزات سے ثابت کرتا ہے۔ اور پھر جسٹس عامر فاروق نے یہ بھی کہا کہ الزامات کی جو فوٹو کاپی جو الزامات لگائے گئے ہیں اس سے متعلق فوٹو کاپی پر نیب انحصار کرتا ہے، اوریجنل دستاویزات پر نیب کو انحصار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد نیب کے وکلا نے کہا کہ جن دستاویز کی بابت عدالت نے سوالات پوچھے ہیں اصلی ایگزیبٹ کی گئی دستاویزات موجود ہیں، عدالت کے سوالات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں، ہمیں مہلت دی جائے، ہمیں وقت دیا جائے، آئندہ سماعت پر ان تمام سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ جس کے بعد مقدمے کی سماعت کو 24 نومبر تک ملتوی کیا گیا تھا، لیکن 24 نومبر کو بدقسمتی سے مریم نواز کے وکیل کی جانب سے التوا کی درخواست بھجوا دی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ 24 نومبر کو انہوں نے سپریم کورٹ میں کسی اور کیس میں پیش ہونا ہے۔ تو عدالت سے یہ استدعا کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ آج کے روز کی یعنی 24 نومبر کے روز کی جو کارروائی ہے اسے کسی اگلی تاریخ تک ملتوی کیا جائے تاکہ میں سپریم کورٹ میں اپنے دوسرے موکل کے کیس میں پیش ہو سکوں۔ ویسے یہ جو التوا کی درخواست آئی تھی، میں اپنے پروگرام میں کہنا چاہوں گا کہ ذاتی طور پہ میں نے اس بات کو ویریفائی کرنے کی کوشش کی تھی اور ویریفائی بھی ہوا کہ آیا کہ التوا کی درخواست کوئی فکشن تو نہیں ہے، کوئی فیبریکیٹڈ یا فیک تو نہیں ہے، ماں سوائے کہ التوا لے لیا جائے، کیس کو لنگر آن کیا جائے۔ تو جب 24 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان اپیلوں پر سماعت ہونی تھی تو بینچ نمبر 3 سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائسہ کے سامنے ایک فیملی میٹر تھا، جس میں جیسے اپنا عرفان قادر صاحب جو ہے کسی ایک سائڈ کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے اور دوسری جانب سے منیر ملک جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ یعنی التوا کی درخواست جو دی گئی تھی وہ بالکل درست تھی، اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے اور موسٹلی کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کسی وکیل کا مقدمہ ایک ہی تاریخ میں ٹائی کر جاتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں بھی لگا ہے، سپریم کورٹ میں بھی لگا ہے، تو وکلا سپریم کورٹ میں پیش ہونے پر اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ اگر عدالت کو یہ بتایا گیا، سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ جس وکیل کا مقدمہ ان کے سامنے لگا ہے وہ آج ان کے سامنے پیش ہونے کے بجائے ہائی کورٹ میں پیش ہو رہا ہے، تو سپریم کورٹ کے جو عدالتیں ہیں، جو ججز ہیں، اس بات کا برا مناتے ہیں
کہ نارمز یہ ہے کہ بڑی عدالت میں آپ پیش ہوں گے، نچلی عدالت سے آپ التوا لیں گے، تو اس وجہ سے التوا کی درخواست دائر کی گئی، لیکن کل غالب امکان ہے کہ عرفان قادر صاحب خود پیش ہوں گے، لیکن جو برڈن ہے کل کی عدالتی کارروائی میں وہ نیب کے وکلاء پر ہے، جنہوں نے عدالت کی جانب سے پوچھے گئے 10 سوالوں کا آج کی عدالتی کارروائی میں جواب دینا ہے۔ تو آج کے ویلاگ میں اتنا ہی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ ناظرین سے اجازت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔